हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन हो गए मैं आपके लिए किसी सीरियल किलर की डॉक्यूमेंट्री लाए हुए। इसकी वजह मैं बताऊँ तो लॉकडाउन था। पिछले 2 महीने से लॉकडाउन की वजह से मुझे रुकना पड़ा। और पता है मैंने लॉकडाउन में 4 से 5 स्क्रिप्ट लिख डाली थी, लेकिन उसको रिकॉर्ड करने के लिए मुझे जाना पड़ता है दूसरी जगह, और दूसरी जगह मैं नहीं जा सकता था क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। और इसी वजह से मैं आपके लिए नए वीडियो नहीं ला पाया। और पिछले 2 वीडियो भी मेरे काफ़ी बुरे गए क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा खांसी हो गई थी और इसी वजह से मेरी आवाज़ ख़राब हो गई थी, और आप उन वीडियोज़ में देख सकते हैं। लेकिन इस बार ये वेट आपको काफ़ी वर्थी होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और यकीन माने कि मैं भी आपकी तरह बेताब था कि कब मैं ये वीडियो एडिट करके चैनल पर अपलोड करूँ। खैर, किसी चीज़ को अगर टाइम लगे तो वह चीज़ अच्छी तरीके से पक के बाहर आती है, ऐसा मैंने सुना है। दोस्तों, आपको पता है मैंने इस सीरियल किलर के बारे में पूरी लगभग 400 पेजेस की बुक पढ़ डाली। और यही नहीं, द सरपेंट जो एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ है वो भी देखी। मतलब अब तक जितने भी मैंने आज तक जो सीरियल किलर की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है उनमें से कभी भी इतना रिसर्च मैंने किसी सीरियल किलर के लिए नहीं किया। बट ये पहला ऐसा सीरियल किलर था जिसमें मैंने बहुत सारा वक्त लगा दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस सीरियल किलर के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक पल भी बोर नहीं हुआ, और मुझे पक्का यकीन है कि आप भी बिल्कुल बोर नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक भारतीय मूल के एक फ्रेंच सीरियल किलर के बारे में जानेंगे। और जैसे कि हम हर सीरियल किलर के बचपन से उसके जीवन के बारे में जानते हैं, वैसे आज भी हम इस सीरियल किलर के बचपन से ही उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हर एक सीरियल किलर का बचपन ही उनको क्राइम की ओर खींचता है और ज़्यादा प्रभाव उनके बचपन से ही पड़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास रखे बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा, जिससे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज हम जिस सीरियल किलर के बारे में जानेंगे उसको कई नामों से पहचाना जाता है, जैसे कि द बिकनी किलर, द स्प्लिटिंग किलर और द सरपेंट। अब इन सभी नामों के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो आपको आगे देखने को मिलेगी। खैर, ये सभी नाम लोगों ने उसे दिए हैं, लेकिन उसका असली नाम है होर्चन भवनानी गुरमुख चार्ल्स शोबराज। चार्ल्स का जन्म वियतनाम में साइगो शहर में 6 अप्रैल 1944 को हुआ था। उसकी माँ वियतनामी थी और उसके पिता होर्चन शोबराज भारतीय थे। होर्चन शोबराज एक सिंधी थे और पेशे से एक बिजनेसमैन थे, और बिजनेस टूर पर ही वो वियतनाम में आए हुए थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात चार्ल्स की माँ से हुई। होर्चन की फैमिली इंडिया में पुणे शहर में रहती थी। वह काफ़ी पैसे वाले खानदान से था। ऐसे ही जब होर्चन इंडिया से वापस आया तब उसने चार्ल्स की माँ से कहा कि मेरी फैमिली ने मेरी शादी इंडिया में तय कर दी है और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। तब चार्ल्स की माँ पेट से थी, लेकिन होर्चन उसको छोड़कर वापस इंडिया चला गया। जिसके बाद चार्ल्स की माँ ने एक फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर से शादी कर ली। तब चार्ल्स केवल 4 साल का था। चार्ल्स को अपने जन्म देते पिता शोबराज से बहुत ही लगाव था। चार्ल्स को बचपन में मूवीज़ देखना बहुत पसंद था। वो कई बार मूवीज़ देखने के लिए लोगों के घर की खिड़कियों में घंटों तक खड़ा रहता था। एक बार ऐसे ही एक मूवी को देखने के लिए चार्ल्स अपनी माँ से जिद करने लगा और अंत में उसकी माँ उसे ले जाने के लिए तैयार हो गई। जब वह मूवी देखकर घर वापस आया तब उनको वहाँ का मंजर देखकर शॉक लगा, क्योंकि वहाँ पर जहाँ वो रहते थे वहाँ पर बमबारी हुई थी और कई सारे लोग उसमें मारे गए थे। उनके घर के सामने रास्ते पर ही कई सारे लोगों के चिथड़े पड़े हुए थे। पूरी सड़क खून से लाल हो चुकी थी। रास्ते के कोने की नाली में खून से जमा हुआ कीचड़ साफ नजर आ रहा था। एम्बुलेंस का सायरन जैसे बीच रात में रो रहा था। लोग जो इसमें घायल हुए थे उनको एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। वो जले हुए चेहरे चार्ल्स ने अपने सामने देखे थे। तब चार्ल्स मुश्किल से 9 से 10 साल का होगा। उसकी माँ ने उसे झट से पीछे कर लिया और उसकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया। बाद में चार्ल्स को उसने कहा कि तुम्हारी वजह से ही हमारे परिवार की जान बच पाई है। अगर तुम मूवी देखने के लिए जिद ना करते तो हम भी शायद आज जिंदा ना होते। इतना कहकर उसने चार्ल्स को गले लगा लिया। उस दौर में वियतनाम की जंग शुरू थी और ये बमबारी और लोगों का मरना तब साइगो में आम बात हो चुकी थी। हर 1-2 दिन के बाद कोई ना कोई लाश रास्ते पर पड़ी हुई मिल जाती थी, और इन्हीं मरे हुए इंसानों को देखना चार्ल्स के लिए कुछ बड़ी बात नहीं थी। चार्ल्स अपने दूसरे पिता से काफ़ी हेट करता था।
इसकी वजह उसके जन्मदाता पिता हॉटसन था। हॉटसन कभी कभी साइगांव में बिजनेस टूर पर आता था, तब चार्ल्स उसे मिलने के लिए जाता था। चार्ल्स को उसके पिता की धन दौलत देखकर उससे और मिलने की चाहत होती थी, लेकिन कई बार चार्ल्स को उसके पिता के घर के गेट पर ही गार्ड रोक देते थे और उसे वापस भेज देते थे। यह देखकर चार्ल्स की माँ चार्ल्स पर बहुत गुस्सा होती थी और उसको उसके पिता से मिलने से रोकती थी। जब भी वह काम पर जाती थी तब चार्ल्स को वह बाथरूम में बंद कर देती थी, लेकिन हर बार चार्ल्स उस बाथरूम से न जाने कैसे भाग जाता था। बचपन में हॉटसन के कारण ही चार्ल्स के दिमाग पर लोगों के प्रति काफी नफरत फैलने लगी थी और यही चिड़चिड़ापन से वह छोटी मोटी चोरियां करने लग गया था। उसके इसी बर्ताव से उसके स्टेप फादर ने 1953 में उसको और उसकी फैमिली को फ्रांस ले गया। चार्ल्स को वहां पर ही पेरिस के कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया, जहां पर चार्ल्स को उसके साथी स्टूडेंट हमेशा ही एशियन ब्राउन रंग के कारण चिढ़ाते थे, उस पर जोक करते थे। चार्ल्स के स्कूल में उसे चार्ली चैपलिन करके बुली किया जाता था। इसी वजह से चार्ल्स के मन में यूरोप और यूरोपियन लोगों के खिलाफ गुस्सा पनपने लगा था। फ्रांस में आने के बावजूद भी चार्ल्स अपने देश वियतनाम, साइगांव और पिता को बहुत ही मिस करता था और इसलिए वह बचपन में ही 2 बार फ्रांस से साइगांव भाग आया था। एक बार हॉटसन ने उसको वापस फ्रांस भेज दिया तो दूसरी बार वहाँ की पुलिस ने उसे 2 थप्पड़ मारकर चार्ल्स को फ्रांस में भेज दिया था। चार्ल्स को और एक बुरी आदत थी, वह 15 साल के होने तक बिस्तर में ही सुसु करता था। वह बार बार वियतनाम में आकर उसके पिता को मिलने जाता था, इसलिए उसके पिता ने उसे कहा कि तुम्हें एक पासपोर्ट और यहाँ आने की टिकट मैं भेजूंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम पेरिस में ही रहो, बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होगी। लेकिन बहुत दिन होने के बाद भी पोस्ट से ना तो कोई पासपोर्ट आया और ना ही टिकट, और इसी वजह से चार्ल्स ने अब फिर चोरी करना शुरू किया। वह चोरी किए हुए पैसे बचाकर वियतनाम के टिकट खरीदने वाला था, लेकिन वह अपनी दूसरी ही चोरी में पकड़ा गया, जिसके बाद उसे जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने आखिरकार वियतनाम पहुंचकर ही दम लिया। वियतनाम में आने के बाद वह उसके पिता से मिला और उसके पिता नहीं चाहते थे कि चार्ल्स दिन भर बस यहाँ वहाँ घूमते रहे, इसलिए हॉटसन ने चार्ल्स से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम गुड लुकिंग और इंटेलिजेंट हो और मेरे बिजनेस में मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन जैसे मैंने ये सब पैसा बहुत ही स्ट्रगल से कमाया है, जिसने मुझे डिसिप्लिन सिखाया है, वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम भी कुछ ऐसे ही करो जिससे तुम्हारी लाइफ में भी डिसिप्लिन आए। और इसी तरह चार्ल्स को एक रेस्टोरेंट में फूड सर्विंग का काम लगा दिया। चार्ल्स काफी खुश था, वो बचपन से ही चाहता था कि वह अपने पिता हॉटसन के साथ रहे। इस दौरान चार्ल्स ने वहां पर एक मार्शल आर्ट्स की क्लास ज्वाइन कर ली, जिसमें वह ब्लैक बेल्ट चैंपियन रह चुका था। इससे उसका शरीर और आकर्षक और सुडौल दिखने लगा था, लेकिन कुछ महीने बाद ही चार्ल्स को वह नौकरी करना काफी बोरिंग लगने लगा। वो कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, जिससे वो लड़कियां घुमा सके और अपने पिता की तरह ऐश की लाइफ जी सके। एक बार हॉटसन जब इंडिया गया तब चार्ल्स ने उस रेस्टोरेंट से कुछ पैसे चुराए और उसके पिता की गाड़ी लेकर दूसरे शहर में चला गया, जहाँ पर उसने सभी पैसे जुए और लड़कियों पर उड़ा दिए। जब हॉटसन वापस साइगांव आया तो उससे ये सब बातें पता चली, जिसके बाद चार्ल्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। हॉटसन चार्ल्स पर काफी गुस्सा हो गया था और इसलिए उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। जेल में आने के बाद चार्ल्स ने बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया और बुद्धिज्म को वह पढ़ने लगा और बाद में वही धर्म उसने अपना लिया। चार्ल्स की चार्मिंग पर्सनालिटी के कारण वह किसी को भी अपना दोस्त बना लेता था और इसी खासियत से उसने वहाँ के जेल अधिकारी को अपना दोस्त बना लिया और बाद में वह उनसे कुछ खास बुक्स पढ़ने के लिए मांगता था। चार्ल्स को हमेशा ही ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, जिससे वो लोगों को और जान सके और उन्हें कैसे आकर्षित करना है वो उसकी जानकारी हासिल कर सके। जब उसको बेल मिल गई तब चार्ल्स सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ गया था और वह पेरिस के कुछ अंडरवर्ल्ड लोगों से कांटेक्ट करने लगा, जिसमें उसे कई सारे ड्रग डीलर्स मिले और इसी तरह वह क्राइम में आगे बढ़ता चला गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात चैंटल से हुई और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन जिस दिन चार्ल्स चैंटल को प्रपोज करने जाने वाला था, उसी दिन उसे एक चोरी की हुई कार से पकड़ा गया, जिसके बाद चार्ल्स को 8 महीनों की जेल हुई। चैंटल ने चार्ल्स का तब तक इंतजार किया। जेल से छूटने के बाद चार्ल्स से चैंटल ने शादी कर ली। कुछ महीनों बाद ही चैंटल प्रेग्नेंट हो गई थी
लेकिन अब भी फ्रांस की पुलिस को शक था कि चार्ल्स ने और भी कई गुनाह किए हैं और वह बार बार उससे पूछताछ करने के लिए बुलाते थे। चार्ल्स को डर था कि पुलिस उसे वापस जेल में ना डाल दे, इसलिए वह दोनों फ्रांस को छोड़कर इंडिया आने की सोच रहे थे। लेकिन दोनों के पास ना तो उतने पैसे थे और ना ही पासपोर्ट, और इसलिए चार्ल्स ने एशिया में जाते जाते किसी भी ट्रैवलर को दोस्त बनाकर उसके पैसे लूटता था और उनके ही पासपोर्ट चुराकर वह बॉम्बे में 1970 के आसपास पहुंच गया। बॉम्बे में चैंटल ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने मधु रखा। चार्ल्स अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता था। इंडिया में आने के बाद उसको अब पैसे कमाने थे और इंडिया में किसी फॉरेनर की कितनी रिस्पेक्ट होती है ये वो जानता था। वह दिखने में हैंडसम, चार्मिंग और इंटेलिजेंट था और वह कई सारी भाषाएं भी जानता था। इसलिए वह बॉम्बे में ही एक जेम डीलर के साथ पार्टनरशिप के तौर पर काम करने लगा और ऐसे ही उसने वहाँ पर भी ड्रग्स का अपना कारोबार बढ़ाया। वो मानता था कि इंडिया के लोगों को उल्लू बनाना आसान होता है और यहाँ की पुलिस भी कुछ खास नहीं होती है। इंडिया में उसने बिजनेस से बहुत पैसे कमाए। वह अब खुद एक जेम डीलर बन गया था। साथ में ही वह अब बिजनेस टूर के लिए जब भी पास के देशों में जाता था, जैसे पाकिस्तान, ईरान में, तब वह वहाँ की कार चुरा कर इंडिया लाता था और इंडिया में आकर वह कार्स अमीरों को बेच देता था। यह बिजनेस बिना किसी परेशानी के वह कई महीनों तक ऐसे ही चलाता रहा। चार्ल्स के पास अब बहुत पैसे हो चुके थे और ऐसे ही उसे जुए की आदत पड़ गई। कई बार वह पूरे पैसे जुए में गंवा देता था और ऐसे करते करते उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे, उल्टा उस पर कर्ज हो गया था। इसी वजह से उसने बॉम्बे के होटल अशोका में चोरी करने का प्लान बनाया। चार्ल्स वही होटल में उसी शॉप के ऊपरी माले में रहता था। होटल अशोका के नीचे एक ज्वेलरी की शॉप थी और उसी होटल में चार्ल्स उसी शॉप के ऊपरी माले में रहता था। उसने ऊपर से ही ड्रिल मशीन से शॉप को ड्रिल करना शुरू किया। वह यह काम रात में करता था, लेकिन एक छोटी सी ड्रिल मशीन से मोटी परत खोदने में 3 दिन लग गए थे और वह जानता था कि ड्रिलिंग से अब शॉप में मिट्टी गिरनी शुरू हो गई थी और जल्द ही उसकी ये चोरी का सबको पता चल जाएगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वह डायरेक्ट शॉप में जाकर चोरी करेगा। उसने गन ली और वह शॉप में घुस गया। शॉप में एक लेडीज असिस्टेंट और 3 और कस्टमर्स थे। चार्ल्स के अंदर जाते ही वह असिस्टेंट वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। चार्ल्स ने तब गन दिखाकर एक बैग उस कस्टमर की ओर फेंकी और बोला कि सब ज्वेलरी इस बैग में भर दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उस कस्टमर ने पूरी बैग भर दी। तब तक चार्ल्स ने काउंटर से सभी पैसे अपने दूसरे बैग में भर लिए थे। इधर उस असिस्टेंट ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए पुलिस ने तुरंत सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सील कर दिए थे, जिसके कुछ ही देर बाद चार्ल्स को अरेस्ट किया गया। तब चार्ल्स ने लगभग $10,000 कैश और ज्वेलरी अलग से चुराई थी, लेकिन पुलिस ने वह सभी जब्त कर लिया और चार्ल्स को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया, जहां पर चार्ल्स ने अपेंडिक्स का बहाना लेकर हॉस्पिटल भर्ती हो गया। हॉस्पिटल में चार्ल्स की मुलाकात चैंटल से हुई। चार्ल्स ने उसे बताया कि तुम मेरे गार्ड को यह बेहोशी की दवाई दो और जिसके बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। चैंटल ने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने चार्ल्स से क्लोरोफॉर्म लिया, लेकिन उसने खुद ही वह क्लोरोफॉर्म सूंघ लिया और वह वहीं पर बेहोश हो गई। जिसके बाद चार्ल्स ने गार्ड को बताया कि जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुला कर लाओ। जिसके बाद गार्ड के वहाँ से जाते ही चार्ल्स चैंटल को लेकर वहाँ से भागने लगा, लेकिन चैंटल चलने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। जिसके बाद चैंटल को तो बाद में बेल मिल गई, लेकिन चार्ल्स को बेल के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी जो उसके पास नहीं थे। इसलिए उसने अपने पिता हॉटचंद को खत लिखा कि उसे प्लीज जेल से बेल करवा दी जाए। हॉटचंद तब वियतनाम में ही था, लेकिन उसने चार्ल्स को पैसे भेज दिए और चार्ल्स को बेल मिल गई। चार्ल्स अब इंडिया में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि अब सबको उसके फ्रॉड के बारे में पता चल चुका था और चार्ल्स अब वहाँ पर अपना बिजनेस भी नहीं कर सकता था। इसलिए चार्ल्स काबुल को चला गया। वहाँ पर भी चार्ल्स हिप्पीज को लुटता फिरता था। वह उनसे दोस्ती यारी बढ़ाकर उनको नशे की दवा देकर उनसे पासपोर्ट और पैसे चुरा लेता था। ऐसे उसने अफगानिस्तान में भी किया। चार्ल्स को तब पकड़ा गया जब उसने अपने होटल के रूम के 2 महीने का बिल पे नहीं किया। तब अफगान पुलिस वहाँ आई और चार्ल्स को उन्होंने अरेस्ट कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। तब चार्ल्स ने अपने ही हाथ से अपने दूसरे हाथ के बगल से खून निकाला और खाने के कटोरी में वह सारा खून जमा किया। जिसके बाद वह खून उसने अपने मुंह में भर लिया और जेल के अंदर ही झटपटाने लगा, जिससे सारे सुरक्षाकर्मी उसकी सेल की ओर भागे।
और उन्होंने चार्ल्स को जल्दी ही हॉस्पिटल भेज दिया, जहाँ पर उसने वहाँ के गार्ड को ड्रग देकर वहाँ से फरार हो गया। लेकिन पीछे अपने परिवार को मतलब चैंटल और उसकी बेटी को वहीं पर छोड़ गया और वह ईरान भाग गया। ईरान में आने के बाद अगले 1 साल तक वह बस यहाँ से वहाँ भागता रहा। इस दौरान उसने 15 से ज़्यादा पासपोर्ट लोगों से चुराए थे और कुछ नकली भी बनाए थे। 1972 से 73 के बीच में चार्ल्स अपने नाम के साथ ही देश बदलता था। जिस नाम का पासपोर्ट है वैसे वो अपना वही नाम बना लेता था। इसी दौरान वह कराची, पाकिस्तान, रोम, तेहरान, काबुल, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया और पूरा साउथ एशिया घूमा था। चैंटल उसकी राह देकर थक गई थी और इसलिए वह वापस फ्रांस चली गई और उसने चार्ल्स को डिवोर्स दे दिया और इधर चार्ल्स और 2 साल तक ऐसे ही भागता रहा। इस दौरान उसने कई सारे संगीन क्राइम्स भी किए। अफगानिस्तान में उसने एक आदमी को इतना ड्रग दे दिया कि वह मर गया, ऐसा चार्ल्स को लगा और उसने उस आदमी को वहाँ के ही एक तालाब में फेंक दिया। बाद में पुलिस की जानकारी के अनुसार वह आदमी तालाब में गिरने से पहले जिंदा था। इसी दौरान चार्ल्स ईस्टर्न यूरोप में चला गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात अपने छोटे सौतेले भाई एंद्रे से हुई। दोनों में अच्छी बनी और वह दोनों क्राइम और चोरियों में पार्टनर्स बन गए, जिसमें वह तुर्की और ग्रीस में अपने क्राइम्स को अंजाम देते थे। कुछ महीनों बाद ही दोनों को एथेंस शहर से गिरफ्तार किया गया। इस बार चार्ल्स ने यह प्लान बनाया था कि वो दोनों नामों की अदला बदली करेंगे, क्योंकि चार्ल्स तब एक वांटेड क्रिमिनल था, पर एंद्रे का जुर्म उससे कम था, इसलिए एंद्रे को जल्दी ही रिहा कर देंगे। इसलिए चार्ल्स एंद्रे का नाम लेकर वहां से भागना चाहता था और जब जेल की अथॉरिटी को पता चलेगा तब रियल एंद्रे को भी वो ज्यादा दिनों तक कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। पर जेल अथॉरिटी को शायद पहले से इस बात की भनक लग गई थी, शायद इसीलिए वह प्लान नाकाम रहा। इसलिए चार्ल्स ने फिर वही अपना पुराना पेतरा अपनाया। किसी बीमारी का नाटक करके वह एम्बुलेंस से ही फरार हो गया, लेकिन उसका भाई वहीं पर छूट गया। इसके बाद तुर्किश पुलिस की सहायता से उसके भाई को 18 साल की जेल हुई, जिसके बाद चार्ल्स थाईलैंड आया। इसी दौरान उसकी मुलाकात अजय चौधरी से हुई। अजय एक मिडिल क्लास फैमिली में पला हुआ होनहार स्टूडेंट था। अजय को बास्केटबॉल खेलना बहुत ही पसंद था। वह हमेशा स्कूल छूटने के बाद घंटों बास्केटबॉल खेलता था। इससे ही उसकी शरीर की बनावट मस्कुलर बन गई थी। वह मैथ्स में भी काफ़ी अच्छा था। अजय के पिता की माने तो अजय दूसरों से बिल्कुल अलग था। वह हैंडसम था, अच्छे संस्कार से पला हुआ एक होनहार लड़का था। उसके पिता एक कार सेल्समैन थे और उन्होंने इतनी मेहनत से अजय को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया। एक बार छुट्टियों में अजय आउट ऑफ कंट्री घूमने गया, तब उसने देखा कि बाहरी देशों में एजुकेशन काफ़ी अच्छा था। अजय को घूमने का बहुत ही शौक था। वो हमेशा ही इंडिया से बाहर जाना चाहता था। एक दिन ऐसे ही अजय अपने नेपाल ट्रिप से घर आया और उसने बताया कि वह अब अब्रॉड जाना चाहता है और बाकी एजुकेशन वही करना चाहता है। लेकिन उसके पिता उस पर भड़क गए, क्योंकि अजय की ग्रेजुएशन को अब सिर्फ 1 साल बाकी था और अजय वो सब छोड़ छाड़ कर अब्रॉड जाने की जिद कर रहा था। दोनों में काफ़ी बहस हुई और अजय दिल्ली से भागकर सीधा आ पहुंचा थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। तब उसकी मुलाकात चार्ल्स चोपड़ा से हुई, जिसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और अब चार्ल्स और अजय बिजनेस पार्टनर्स भी थे और क्राइम पार्टनर्स भी। तो दोस्तों यहीं पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको भी पता है, और ज़्यादा वीडियो लंबी आप लोग देखते नहीं, इसलिए मैं 2 पार्ट बनाता हूँ। लेकिन उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो बहुत ही जल्दी इसको मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार पार्ट 2 में, लेकिन तब तक के लिए